नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों। आज हम अध्याय 1 ठोस अवस्था पढ़ेंगे, रसायन कक्षा 12 का। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है ठोस, ठोस के प्रमुख लक्षण, ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। ठोस का वर्गीकरण अवयवों के कणों के आधार पर मतलब किया गया है। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। जो हमें अक्रिस्टलीय के बारे में नहीं पढ़ना है, बस क्रिस्टलीय के बारे में पढ़ना है। आइए हम पढ़ते हैं। ठोस किसे कहते हैं? ठोस, आगे हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ऐसे तो 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुख्य 3 अवस्था होती हैं। आइए लिखते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। पहला हम लोग लिखते हैं ठोस, दूसरा लिखते हैं द्रव, तीसरा लिखते हैं गैस। अब ठोस, द्रव, गैस। अब ये ठोस के बारे में पढ़ते हैं। ठोस जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं। ठोस सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। ठोस जो है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। स्थायी होने का कारण यह है कि यहाँ पर हम लोग कारण लिखते हैं। और स्थायी होने का कारण यह है कि इनके बीच प्रबल अंतरा आणविक बल अधिक होता है। कारण इनके बीच प्रबल अंतरा आणविक बल अधिक होता है। इनके बीच प्रबल अंतरा आणविक बल अत्यधिक होता है। और इनके जो क्रम होते हैं, मतलब इनकी जो एक अणु के मतलब देखते हैं ठोस के अणुओं के एक निश्चित क्रम में बंधे होते हैं। जो ठोस होते हैं वो एक निश्चित क्रम में बंधे होते हैं। जैसे जैसे इनका एक निश्चित क्रम में ये ऐसे बंधे होते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये निश्चित क्रम में बंधे होते हैं। ठोस के अणु कंपन करते हैं। यहाँ लिखेंगे ठोस के
अणु कंपन करते हैं। ठोस के अणु कंपन करते हैं। कंपन मतलब हम लोग जब सब्जी बनाते हैं, मान लेते हैं ये कढ़ैया है, मान लेते हैं जब सब्जी बनाते हैं इसको आग देते हैं तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, छोलनी उसको बोलते हैं, मतलब इससे हम लोग सब्जी चलाते हैं, इसको इसी पे रख देते हैं चला कर और ये गर्म रहता है। तब इसके एक तो इनके जो अणु होते हैं वो निश्चित क्रम में बंधे होते हैं, इनके अवयवी कण जो होते हैं वो निश्चित क्रम में बंधे होते हैं। जब इनको ताप देते हैं तो वो ये गति करते हैं, इसको गति करते करते ये जो है ये अणु यहाँ पे मतलब जाते हैं इसमें, यहाँ पे ये कंपन करने लगते हैं, ये भी इसके साथ गर्म हो जाता है क्योंकि अणु यहाँ पर कंपन करने लगते हैं इसलिए। अब हम ठोस पढ़ लिए, अब हम ठोस के प्रमुख लक्षण पढ़ते हैं। आइए पहला अब डालेंगे ठोस के प्रमुख लक्षण। अब ठोस के प्रमुख लक्षण, ठोस के तो एक इनका निश्चित आकार होता है, इनका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। पहला लिखेंगे इनका आकार व आयतन, इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। इनका आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे इनका आकार व आयतन मतलब ये एक प्रकार का ये ठोस है, मान लेते हैं ये एक ठोस है, ये ठोस है, इसका आकार भी निश्चित है, इसका आयतन भी जो इतना है वो इसका निश्चित है। लेकिन द्रव का क्या है, द्रव का आकार आयतन निश्चित है, आप लोग बताइए। द्रव को हम लोग जिस एक पानी को हम लोग 10 ग्राम मतलब 200 ग्राम पानी को हम लोग गिलास में रखते हैं तो वो उसका आयतन खेल लेता है, और हम लोग जब उसी 200 ग्राम पानी को थरिया में रखते हैं अर्थात प्लेट में रखते हैं तो वो उसका आयतन है, तो उसका आयतन तो निश्चित तो नहीं है। और गैस का तो आकार वो आयतन दोनों निश्चित नहीं है, इसको हम लोग जहाँ रखें वो उसमें रहता है। अगर हम लोग गैस लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन लेते हैं, गैस लेते हैं, वो अगर हम लोग डब्बे में रख देते हैं तो उस डब्बे में वो उसका आकार वो आयतन वो खेल लेता है। अगर वो डब्बा खोल देते हैं किसी रूम में तो वो पूरे रूम का आकार वो आयतन खेल लेता है, तो इसका तो आकार वो आयतन निश्चित नहीं होता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं ठोसों का विसरण नहीं होता है। ठोसों का विसरण नहीं होता है। ठोसों का विसरण होता है, विसरण मतलब फैलाव। अगर हम लोग ये ठोस है इसको हम लोग ऐसे गिरा देते हैं तो क्या ये फैल गया, फैला तो नहीं, ठोसों का विसरण नहीं होता है। अगर हम लोग द्रव लेते हैं, पानी लेते हैं, उसको ऐसे करके गिरा देते हैं तो वो तो फैल जाता है, लेकिन द्रव जो होता है वो फैलता नहीं है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है ठोस असंपीड्य होते हैं। ठोस
असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य मतलब इनको हम लोग दबा नहीं सकते, इसको हम लोग दबा नहीं सकते, इसको हम लोग दबा नहीं सकते, दबा पा रहे नहीं। अब चौथा इसका, ठोसों को ऊष्मा देने पर इनका प्रसार कब हो जाता है। ठोसों को ऊष्मा देने पर प्रसार कम हो जाता है। ठोसों को ऊष्मा देने पर प्रसार कम हो जाता है। अब हम ठोस का वर्गीकरण पढ़ते हैं। हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठोसों का वर्गीकरण, एक मिनट, इसको तो अच्छा ठोसों का वर्गीकरण करते हैं। ठोसों के अवयवों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? अवयवों के आधार पर। ठोसों के अवयवों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया। पहला तो हमने बताया आपको क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस।
इसको हम पार्ट में करके बताते हैं। क्रिस्टल ठोस, इनकी निश्चित आकृति होती है। ठोसों के वो ठोस जिनके अवयवी और एक निश्चित व नियमित व्यवस्था में होते हैं। वे ठोस जिनके अवयवी और एक निश्चित व नियमित व्यवस्था में होते हैं। निश्चित व नियमित व्यवस्था में होते हैं। लेकिन इसमें वे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित व नियमित व्यवस्था में नहीं होते हैं। वे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित व नियमित व्यवस्था में नहीं रहते हैं। मतलब इनके तो ठोस एक निश्चित में रहेंगे, ऐसे 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 निश्चित में रहेंगे। लेकिन इनके क्या है, इनके जो है वो अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में नहीं रहेंगे। दूसरा, क्रिस्टलीय ठोस दीर्घपरासी होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस लघुपरासी होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ठोसों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। ठोसों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। यहाँ पर इसको लिखेंगे ठोसों की व्यवस्था लघुपरासी होती है। तीसरा, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। इनका गलनांक
निश्चित होता है, लेकिन इनका गलनांक एक रेंज में निश्चित होता है। इनका गलनांक मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर मतलब किसी एक निश्चित समय में ही मतलब ये गल जाएंगे। लेकिन इनका जो होता है वो रेंज मतलब 100 से 200 ये रेंज इनका होता है। इतने में इनका जो गलनांक होता है वो परास में होता है मतलब रेंज में होता है। इनका गलनांक भिन्न होता है। इनका गलनांक भिन्न होता है। इनका गलनांक भिन्न होता है। अभी चौथा है जो चौथा है वो जो मेन है, इसको यूज करते हैं तो हम लिखते हैं, लिख लीजिए। चौथा है लास्ट है, लिख देते हैं ऐसे डी। क्रिस्टलीय ठोस के विषमदैशिकता को प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता को प्रदर्शित करते हैं। ये विषम यहाँ से लिखते हैं, ये विषम दैशिकता को प्रदर्शित करते हैं। जब ये विषमदैशिकता को प्रदर्शित करते हैं तो ये समदैशिकता को प्रदर्शित करते होंगे। ये समदैशिकता को प्रदर्शित करते हैं। इस समदैशिकता को अब हम उदाहरण लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में तो आपका कॉपर, सिल्वर, निकेल, सोडियम क्लोराइड तथा ऐसे इत्यादि। और क्रिस्टलीय ठोस में प्लास्टिक, कांच। अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस भी कहते हैं, मतलब कांच को अतिशीतल द्रव भी कहते हैं। कांच और प्लास्टिक, कांच हो जाएंगे रबड़, etc। एक इसका मेन है वो ये है कि इनका जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है। असतत होता है और इनका जो शीतलन वक्र होता है
वो सतत होता है। ठोसों का वर्गीकरण हो गया। अब किसके ठोस का वर्गीकरण पढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण इसको किसी न किसी आधार पर किया गया होगा। इसको अवयवी कणों के बीच बंधे उपस्थित अंतराणविक आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर इन्हें बांटा गया है। अवयवी कणों के बीच बंधे उपस्थित आणविक बंधों के आधार पर बांटा गया है। इन्हें चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला तो है हमारा आयनिक ठोस। दूसरा हमारा है आणविक ठोस। तीसरा है हमारा सहसंयोजक ठोस। और ये हमारा है धात्विक ठोस। हम इनके बारे में बता देते हैं। जैसे ये आयनिक ठोस है, इसमें जो इनके अवयवी कण होते हैं वो धनायन व ऋणायन होते हैं। इनके अवयवी कण धनायन व ऋणायन होते हैं। इनके अवयवी कण अणु होते हैं। मीन्स अणु मीन्स I2Cl2 etc। ये सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। इसमें त्रिविम चालक का निर्माण होता है।
जैसे हीरा, हीरा, ग्रेफाइट, etc। और इनका जो होता है, इनके जो अवयवी कण होते हैं वो धातु होते हैं। मतलब मेटल। तब आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने 4 टॉपिक क्लियर किया। ठोस, ठोस के प्रमुख लक्षण, ठोसों का वर्गीकरण और क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। धन्यवाद।